मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से। क्या दीपांशी आ गए हो आप? दीपांशी ने ज्वाइन कर लिया है। क्या हमने देखा था क्या हो रहा था? जो भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक था, जो भी प्रोसेस क्या था, एक्सोथर्मिक था, वो क्या कह रहे थे हम कि वो अपनी हीट जो है क्या करेगा, लॉस करके स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, हीट लॉस करके। यानी कि ए से अगर कोई बी बन रहा है और हीट अगर लॉस हो रही है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है। तो हमने देखा था कि नहीं, कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, कुछ रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक थी, लेकिन फिर वो स्पॉन्टेनियस थी। तो हमारा ये क्राइटेरिया गलत हो गया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने देखा था कि हमने एंट्रोपी निकाली। हमने कहा जिसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी वो कैसे होंगे, सचिन बताना। एंट्रोपी पॉजिटिव मींस कैसा रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। हाँ, वो रिएक्शन क्या थे, स्पॉन्टेनियस हो रहे थे, जिनकी डेल्टा एस जो था वो पॉजिटिव आ रहा था। पर कहीं कहीं हमने देखा डेल्टा एस नेगेटिव है, फिर भी वो क्या रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो रहा था। तो ये वाला क्राइटेरिया भी क्या हो गया था, गलत हो गया। फिर हमने एक नया आखिरी रास्ता निकाला कि क्या करने का, स्पॉन्टेनिटी। हाँ, स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन है या नहीं है, उसके लिए हमने एक न्यू टर्म निकाली, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी मींस सिस्टम के अंदर वो एनर्जी जिससे वो काम कर सकता है, जिससे वो क्या कर सकता है, वो एनर्जी सिस्टम के अंदर जिससे वो अपनी रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी जो है वो काम करने की। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं किससे, जी से। और जो जी से इसे गिब्स को डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है H माइनस टी एस। गिब्स मीन, और जैसे कि हमारी एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो, हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, सबके आगे डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो। और गिब्स फ्री एनर्जी हम हमेशा किस में निकालते हैं बच्चे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर, कॉमा, वॉल्यूम और प्रेशर लिखा रहेगा, टेम्परेचर और कुछ और लिखा रहेगा, तो आपको किस पे टिक करना होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या है बच्चे, डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। याद रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो किस में होते हैं बच्चे, कांस्टेंट। जब भी रिएक्शन होती है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहती है, और प्रेशर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, डेल जी आखिर है क्या, डेल जी ये गिब्स क्या है, इसके अंदर वो एनर्जी क्या है, माइनस वर्क, यूजफुल वर्क। क्या है बच्चे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या गिब्स को मैं माइनस वर्क डन यूजफुल कह सकती हूँ, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो वर्क डन यूजफुल होती है, उसका नेगेटिव साइन, तो कौन सी होती है बच्चे, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, सिस्टम के अंदर जो अभी एनर्जी बच गई, ठीक है ना, जो एनर्जी क्या हुई है, बच गई, जो वर्क डन, ऐसा उसकी कैपेसिटी जिससे वो वर्क कर सकता है, बाहर वर्क दे सकता है, इसलिए नेगेटिव साइन आया, क्योंकि क्या करेगा, सिस्टम देगा वर्क को। किसी को दिक्कत यहां तक, नो मैम। सबको समझ, क्या नो मैम मतलब कि समझ नहीं आया? मैम कोई दिक्कत नहीं है, नो इसके मैम, लिए नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि हमने ये किया था ना, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, किया था कि नहीं किया था ये? यस मैम। क्या मैंने ये कहा था मैं डेल्टा एस सिस्टम को माइनस डेल्टा एच अपॉन में टी लिख सकती थी, माइनस नहीं बस लिख सकती थी, और अगर मुझे सराउंडिंग को, अगर मुझे किसको लिखना होता, सराउंडिंग को, डेल्टा एस सराउंडिंग को, तो मैं माइनस डेल्टा एच टी लिख सकती हूँ। सिस्टम का अगर पॉजिटिव है, सराउंडिंग का क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम तो है ही, और मैं सराउंडिंग की जगह लिख दूं डेल्टा एच सिस्टम की अपॉन में टी। हमने क्वेश्चन भी किया था, याद है, जहां हमें डेल्टा एच सराउंडिंग निकालना था, तो हमने उसके आगे नेगेटिव का साइन लगाया था, डेल्टा एच सिस्टम किया था, अपॉन में टी किया था। याद है क्वेश्चन? Yes, ma'am. जिसका 5690 कुछ ऐसे आंसर आ रहा था। क्या प्लस का है, मुझे इसको सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी, डेल्टा एच Minus. सिस्टम टी और माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है ना, डेल्टा एच सिस्टम। अब इस टी को सबके साथ ले जा लेते हैं, ठीक है, मतलब कि टी को इधर डिवाइड कर दूंगी। अब मुझे आप ही बता दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस यहाँ टी और डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? किसी को दिक्कत यहाँ पे कैसे आया? टी को मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, यहाँ पे भी टी आ जाएगा, नीचे वाला टी इधर चला गया, इक्वल किस साइड, मल्टीप्लाई हो गया। अरे हाँ या ना? No problem, ma'am. Yes, किसी को ना समझ में आया हो तो प्लीज अपना पूछ ले एक बार, नहीं तो फिर छूट जाएगा, तो फिर रह जाएगा। मैं कमेंट चेक नहीं किया है, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने अगर कोई कमेंट किया होगा तो। Yes, ma'am. क्या यस मैम? दिनेश समझ में आ गया? दिनेश ने अगर हाँ कह दिया तो हाँ। अनुष्का, अलीमा, आयशा, तान्या, विशाल, जिन जिन बच्चों के नाम लिए बताओ यस Yes, कि समझ में आया। जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो। अब क्या yes, ma'am. समझ में आ गया. टी डेल एस टोटल इज इक्वल टू, इसके आगे माइनस लगा देती हूँ, डेल्टा एच इधर माइनस टी डेल्टा एस। क्या किया इसमें, समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. इसमें मैंने क्या किया, माइनस को मैंने निकाला और उस तरफ ले गई हूँ, ठीक है, या ये कह लो ये सारी टर्म उठा के इधर ले गई, माइनस टी डेल एस हो गई, इसको इधर लाई ये पॉजिटिव हो गया, इसको इधर लेके गई तो ये माइनस हो गया। समझ में आ गई बात? क्योंकि मेरा फॉर्मूला गिब्स फ्री एनर्जी का जो मेरा फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही था। क्या आप ये देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं इसके राइट हैंड साइड वाली टर्म ये इक्वल है, दोनों सेम है? Yes, ma'am. तो क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, टी डेल्टा एस माइनस टोटल, कह सकती हूँ ना? अगर एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछ लिया कि माइनस टी डेल्टा एस टोटल निकालो, तो समझ जाना गिब्स फ्री ही निकालना है, ठीक है। आपके नीट में किसी भी एग्जाम में सुबेदिन, सोनिया, श्रेष्ठी ये बोल सकते हैं क्या कि माइनस टी डेल्टा एस टोटल निकालो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि माइनस टी डेल्टा एस कुछ नहीं, गिब्स ही निकालना है। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख लो कि आपके सपने में हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही नजर आए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जहां पे भी गिब्स दिखे तो ये वाला फॉर्मूला लगा के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. तन्मय, श्रेषी, Yes, ma'am. ऋतिका, Yes, ma'am. हो गया clear. तन्मय, Clear. सचिन कहाँ चला गया? Yes, ma'am. ठीक है, अगर और बोलते हैं कि वर्क डन यूजफुल वर्क निकालो और नेगेटिव उसका, Yes, तो ma'am. भी पता है क्या निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, ठीक है बच्चे? ठीक है भाई। नेहा, Okay, ma'am. नेहा Yes, ma'am. गिब्स करवा दिया मैंने। गिब्स का फॉर्मूला, गिब्स क्या होता है, यूजफुल वर्क सिस्टम का, या फिर माइनस टी डेल्टा एस टोटल। क्वेश्चंस करें इससे रिलेटेड? Yes, ma'am. ये तुम्हारे को मिलेगी ना स्लाइड, उसमें पढ़ लेना सब, ठीक है। और डेल्टा जी, अब ये बात सबको पता है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव मींस रिएक्शन कैसी? Non-spontaneous. अरे नहीं रे, नॉन Spontaneous. स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव। डेल्टा जी नेगेटिव। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, डेल्टा एस पॉजिटिव चाहिए मुझे, मतलब कि सिस्टम में रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव मींस सिस्टम के पास काम करने की एबिलिटी है, वो दे सकता है, इसलिए नेगेटिव है ये, ठीक है। वो क्या कर सकता है, अपना
एनर्जी दे सकता है, उसके पास एक्स्ट्रा है, वो दे सकता है, इसलिए वो नेगेटिव साइन है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगा। अब एक इसकी जरा साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये थोड़ा गंदा सा ग्राफ बन रहा है, लेकिन आपके पास इसका अच्छा सा आएगा। आप खुद भी अपनी कॉपी है ना सबके पास कॉपी? उसमें निकाल के जरा देखो। Yes, ma'am. कोई भी फेवरेबल कंडीशन कब होती है स्पॉन्टेनियस होने की? डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक हो, और डेल्टा एस क्या? पॉजिटिव होती है ना रिएक्शन में। डेल्टा एस पॉजिटिव, तो यानी कि ये वाला जो टर्म है, अगर हमें ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव और डेल्टा एच नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? नेगेटिव। क्या इस बात पे किसी को प्रॉब्लम है? डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आया? डेल्टा एच नेगेटिव, टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ये नेगेटिव आगे से लगाया ऑलरेडी, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? नेगेटिव। नेगेटिव आएगी। तो ये फेवरेबल कंडीशन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन, डेल्टा एच दिया होगा, डेल्टा एस दिया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन दिया होगा और अलग अलग साइन दिए होंगे, बोला होगा कि हर हाल में होगी ही होगी। ठीक है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, हर हाल में होगी होगी, तो वो है माइनस का डेल्टा एच हो और डेल्टा एस पॉजिटिव का हो, तो रिएक्शन होगा ही होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है बच्चे? ये है नॉन फेवरेबल, कभी भी नहीं होगा, चाहे हम कितना भी बढ़ा ले, कुछ भी कर ले, नॉन फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। देखो डेल्टा एस को अगर मैं नेगेटिव कर दूंगी तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और डेल्टा एस ऑलरेडी पॉजिटिव है, माइनस का ये सिंबल, और डेल्टा एस को अगर मैंने क्या कर दिया बच्चे? नेगेटिव ले लिया डेल्टा एस को, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, टी डेल्टा एस, ये रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर से समझाऊं? निधि, संदीप, Yes, ma'am. Please repeat it. रिपीट करूं? देखो, फेवरेबल कंडीशन में दोनों चीजें नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। नॉन फेवरेबल में क्या? डेल्टा एच को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, डेल्टा एच को क्या ले लूं? पॉजिटिव, मतलब कि रिएक्शन नहीं हो सकती पॉजिटिव में, और डेल्टा एस को नेगेटिव ले लूं, डेल्टा एस को नेगेटिव लूंगी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा गिब्स निकल कर आएगा बच्चे, वो क्या आएगा? वैल्यू आएगी उसकी पॉजिटिव, जो कि नॉन फेवरेबल कंडीशन है, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस नहीं होगा उसमें, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। समझ में आया नेहा, निधि? Yes, ma'am. सोनिया कुछ पूछ मैम रही है? अगर सोनिया, डेल्टा हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव होंगे तो? अरे करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी सब आएंगे, सारी कंडीशन आपको, आप खुद करके देखो। अब क्या होगा? क्या फॉर्मूला था? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था। अगर आप डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया और डेल्टा एस भी क्या ले लिया? पॉजिटिव, आप बताओ ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाली टर्म तो अभी भी नेगेटिव है। ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये वाली टर्म क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव आएगी ओवरऑल। लेकिन क्या अगर ये वाली टर्म क्या हो? बड़ी हो, टी डेल्टा एस ग्रेटर हो किससे? डेल्टा एच से, तभी रिएक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? जब टी डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा हो, तब वैल्यू जो है डेल्टा जी की वो क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। इसमें कंडीशन अप्लाई हो गई। कंडीशन क्या? कि टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एस से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए। समझ में आया निधि? और दोनों ही अगर नेगेटिव हैं तो क्या होगा? ये तो खुद बता दो। डेल्टा एच बड़ा हो, दोनों ही नेगेटिव हैं तो क्या? ये तो पॉजिटिव हो जाएगी टर्म। दोनों ही अगर नेगेटिव होंगे तो ये नेगेटिव निशान आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी कि नहीं होगी? ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चे? यस मैम। पॉजिटिव हो जाएगी ये वाली टर्म। और डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। तो कंडीशन क्या रहेगी? कि डेल्टा एच जो है वो क्या हो? टी डेल्टा एस से बड़ा हो। टी डेल्टा एस से क्या हो? बड़ा हो। आप अपनी कॉपी में से लिखें। संदीप, रोशनी, जिसे समझ नहीं आया, प्रीति, प्रीति बच्चे समझ में आया?
प्रीति आप कमेंट कर सकती हैं अगर आपको नहीं बोलना है तो। प्राची, बच्चे समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम, रिपीट करूं किसी के लिए? शिवानी, श्रेषी, यस मैम आ गया। अगर जिसे नहीं समझ में आया, देखो मैं रिपीट कर सकती हूँ, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी में लिखो तो कुछ मतलब आपको नहीं ज्यादा लगेगा। आपको पता चल जाएगा एक बार इसे नेगेटिव रखना है, एक बार इसे नेगेटिव रखना है। एक बार तो कंडीशन है कि भाई फेवरेबल है और एक बार नॉन फेवरेबल, ठीक है। और दूसरे बार में क्या हो रहा है, कंडीशन लग रही है कि अगर टी डेल्टा एस बड़ा हो गया तो रिएक्शन होगी, अगर इसमें दोनों नेगेटिव है तो डेल्टा एच जो है वो बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा अगर ना भी समझ में आ रहा हो ना, ये स्लाइड आपके पास जाएंगी तो आप इस चार्ट में से देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हम ऑलवेज नेगेटिव कब रहेगा, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो। इस बात को याद रख लो, ठीक है। जब डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव, जब डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा और डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो रिएक्शन ऑलवेज होगी, तो रिएक्शन ऑलवेज होगी, ठीक है भाई, ठीक है। सुबुद्दीन, सृष्टि, यस ओके मैम, यस मैम, ठीक है। और इसमें क्या करना है हमें, इसमें दो कंडीशंस रहेंगी, क्या, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। मतलब कि ये कंडीशन जो लगाई, टेम्परेचर अगर हाई होगा, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रिएक्शन होगी फर्स्ट वाले केस में। इसके लिए एक चीज बता देती हूँ कि डेल्टा एच अगर, ये याद रख लेना, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच अगर क्या है बच्चे, नेगेटिव है, तो रिएक्शन हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगी। किस पे फेवरेबल होगी बच्चे, लो टेम्परेचर। और डेल्टा एच, ये ऐसा कैसे याद रख लो, ज्यादा दिमाग ना लगाना। अभी आप वैसे ली शेटलियर प्रिंसिपल आएगा ना थर्मो इक्विलिब्रियम में, तो उसमें भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कर लोगे कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन किस में होगी, हाई टेम्परेचर पे। रिएक्शन किस पे होगी, हाई टेम्परेचर पे। और ये यहाँ से भी आपका जस्टिफाई होगा। देखो ये क्या था, ये रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक थी, इसमें रिएक्शन एंडोथर्मिक थी ना, ये फर्स्ट वाला, हाँ कि ना, ये फर्स्ट वाला एंडोथर्मिक है। रिएक्शन में हाई टेम्परेचर चाहिए, टी डेल्टा एस की वैल्यू तभी ज्यादा होगी जब टेम्परेचर को क्या कर दूंगी मैं, हाई, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो कब होगा, जब टी की वैल्यू कम होगी। टी की वैल्यू क्या होगी बच्चे, कम होगी। तो यानी कि एक्सोथर्मिक कौन सी कंडीशन में फेवरेबल रहती है, लो टेम्परेचर पे, और एंडोथर्मिक कौन सी कंडीशन में फेवरेबल स्पॉन्टेनियस रहेगी, हाई टेम्परेचर पे। एक बार इस ग्राफ को देख लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना दोबारा से, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब रहेगा, कि कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं रहने वाला। तो आपको जब वहां पे पॉजिटिव आ जाएगी डेल जी की वैल्यू, वहां कभी भी पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस नहीं रहने वाला, ठीक है प्रीति। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ रितिका, मैम आपने तो बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी तभी होती है जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर होता है, लेकिन आपने बोला हाई टू लो। कांस्टेंट हाई, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई टू लो नहीं जा रहा, कांस्टेंट है। लेकिन लाइक 273 ले लूं, अब 373 ले लूं, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन टेम्परेचर अगर हाई रहेगा एक्सोथर्मिक के लिए, किसके लिए, ओ सॉरी, टेम्परेचर हाई किसके लिए था, एंडोथर्मिक के लिए। टेम्परेचर हाई किसके लिए, अरे वो टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट है, वो नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड कांस्टेंट नहीं, ये नहीं बोल रही मैं, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं बोल रही हूँ। मैम रिएक्शन के टाइम पे कांस्टेंट होगा ना। हाँ, रिएक्शन के टाइम पे टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हाई टू लो, लो टू हाई नहीं। मैं बोल रही हूँ टेम्परेचर लो किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, मतलब कम टेम्परेचर पे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस को कर सकेंगे, वो स्पॉन्टेनियस रहेगा उसमें। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो वो प्रोसेस होगा ही नहीं, तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसके पी डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए उसकी पी डेल एस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जो कि क्या निकल कर आ जाएगी, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब समझ में आ गया सबको, सब एक बार अपने हाथ से खुद लिख के देखो, सब समझ में आएगा। अब आ जाओ जल्दी से, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। क्या डेफिनेशन क्या कहती है थर्ड लॉ, सेकंड लॉ क्या कह रहा था, सारे बच्चों को याद है, स्पॉन्टेनियस यूनिवर्स में जो भी नेचुरली जो प्रोसेस हो रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है और उनकी एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज होती है।
थर्ड लॉ कह रहा है कि एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की कितनी होती है, 0 होती है रूम टेम्परेचर पे। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर मैं लूंगी तो बच्चे आपस में इंटैक्ट होंगे, उनके बीच में कोई रैंडम नहीं होगी, कोई रैंडमनेस होगा? तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी बच्चे, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या रहेगी, 0। पढ़ली डेफिनेशन विच मीन्स दैट एब्सोल्यूट जीरो एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, ये आपके मैम दे सकती हैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिखने के लिए कि भाई थर्ड लॉ, या फिर टिक मार्क में भी आता है कि एब्सोल्यूट जीरो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी होती है। ये कौन सा लॉ कहता है, कौन सा लॉ कहता है बच्चे? Third law. थर्ड लॉ। Third law. Third law. रोशनी याद रहेगा बच्चे, कुछ समझाना है इसमें। अब एक डेफिनेशन है जो कहती है क्या, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, 0। ठीक है, इसका क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई, यही है क्वेश्चन, ये देखो। Yes, फॉर द ma'am. गैस फेज, Ma'am. कौन गूंज रहा है? फॉर द गैस फेज रिएक्शन PCl5 gives PCl3 and chlorine 2, बताओ कि डेल्टा H क्या है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? बच्चे ये बात सबको पता है, जहां बॉन्ड ब्रेक होते हैं वहां क्या, वो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चे? Endothermic. एंडोथर्मिक। Exothermic. एंडोथर्मिक। नहीं नहीं, बॉन्ड ब्रेक हो रही है मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक। शशि, सोनिया, सुबेदिन समझ में आया Yes, बच्चे? ma'am. विशाल, मैं क्या कह रही हूँ, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्म होंगे। अगर बॉन्ड क्या हो रहा होगा बच्चे, याद रख लो इसे, भूलना मत, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? एंडोथर्मिक के लिए ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यानी कि रिएक्शन कैसी है, Endothermic. वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? शिवानी, Ma'am, greater than 0. ग्रेटर देन 0। तो इनमें कहाँ है ग्रेटर देन 0, इसमें है और इसमें। और एंट्रोपी क्या हो रही है इसमें, Endothermic. एंट्रोपी क्या हो रही है प्राची, एंट्रोपी, पलक, पलक बच्चे, एंट्रोपी क्या हो रही है बच्चे? यहाँ 1 थे गैसियस मॉलिक्यूल, यहाँ कितने हो गए, 2, क्या हो रही है, Increase. इंक्रीज। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कौन सा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, हाँ बचा, Options. कौन सा होगा, सेकेंड। Second. ठीक है, माइक 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 ऑफ करो। मैम जब चलो बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन नहीं नहीं, बॉन्ड ब्रेक होगा तो मुझे देनी पड़ेगी ना, ये कोई, ये एक बॉन्ड है, मुझे इसको ब्रेक करना है, तोड़ के 2 बनाना है, तो मुझे इसको तोड़ने के लिए इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, रिलीज नहीं होगा ये भी, मतलब हाँ हो, आप, मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो एनर्जी कुछ रिलीज कर देगा तभी वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, है ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो मुझे उसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी को से देना पड़ता है। जहां बॉन्ड फॉर्म होगा वहां एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फॉर्म्ड एक्सोथर्मिक, फॉर्म बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और ब्रेक कर रहे हैं अगर मैं किसी को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है श्रेष्ठी, शिवानी, प्रीति, yes मैम। पलक, Yes, ma'am. प्रीति, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? चलो जी, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्या बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं? डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। क्या मैं डेल एच को, देखो थोड़ा सा रिवाइज हो गया पिछला, इसमें डेल्टा यू डेल्टा एन जी आर टी लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes मैम। कोई बच्चा ऐसा है जो इस फॉर्मूले को भूल गया हो? डेल्टा एन जी क्या होता है सबको पता है, ऊपर वाली रिएक्शन के चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस, जी मीन्स क्या, गैसियस मोल। बताओ क्या है डेल्टा एन जी, ऊपर वाली रिएक्शन के लिए क्या है? रोशनी बताओगे बेटे, तन्मय, इकरा, क्या हो रहा है बच्चे?
Moles इतरा of product Ma'am, minus network moles of problem है। reactant. अच्छा, नेटवर्क ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ किसके देखूंगी? गैसियस मॉलिक्यूल के। किसके देखूंगी? गैसियस मॉलिक्यूल के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग सो गए? मैंने इतना मतलब बच्चों के नाम बोल बोल के मुझे तब भी किसी ने डेल्टा एनजी की वैल्यू नहीं बता के दी ऊपर इसकी। इसके लिए क्या लूंगी? मैम 1 नहीं, 1 2 है Ma'am, मतलब 2 2 सॉरी मैम हाँ। 2 और माइनस 0, 2 माइनस 0। किसी को दिक्कत? किसी को ना समझ में आप बेझिझक पूछ लो भाई। डेल्टा एनजी बहुत जगह काम आने वाला है, आगे इक्विलिब्रियम में भी आएगा, सब जगह आएगा। सबको पता है ना? रोशनी, प्रीति, विशाल, तन्मय को नहीं पता। तन्मय, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स गैसियस मॉलिक्यूल देखते हैं। ये जो है ना आगे से नंबर ऑफ मोल्स, इनको देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट में गैसियस मोल कितने हैं? 2। और लिक्विड और सॉलिड होता है ना, उसको नहीं देखते, हमें सिर्फ गैसियस देखने हैं। तभी मैं डेल्टा एन जी लिख रही हूँ। जी की लिख रही हूँ गैसियस के लिए। इस साइड कोई गैसियस नहीं है तो 0। अब समझ में आ गया तन्मय? यस मैम। गुड। क्या आप इस क्वेश्चन को कितने बच्चे अपनी, अच्छा आर की वैल्यू जो होती है ये भी याद रख लो, 2 कैलोरी होती है। 2 कैलोरी होती है आर की वैल्यू। ठीक है? यस मैम। डेल्टा यू की वैल्यू पुट करो 2.1 प्लस डेल्टा एन जी 2 आया और आर की वैल्यू 2 आई, टेम्परेचर 3 आया, 100 आया। ये इधर वाला किलो कैलोरी में, इधर वाला किसमें है? किलो कैलोरी में। यूनिट कन्वर्ट करना कभी मत भूलना, सवाल गलत हो जाएगा। इस तरफ भी आपकी यूनिट जो आएगी वो कैलोरी में आएगी, क्योंकि आर की वैल्यू हमने कैलोरी में पुट किया ना 2। इसको किलो कैलोरी करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो क्या आप बच्चे इसको सॉल्व करके मुझे बता रहे हैं कि मुझे ही करना पड़ेगा। 3 2 6, 6 2 12, 1.2। किसी को दिक्कत? 1.2 कैसे आया? नो मैम। नो मैम। नो मैम 3.3 किलो कैलोरी आ गई मेरी किसी वैल्यू डेल्टा एच की। डेल्टा एच की वैल्यू निकल गई, डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आई? 3.3 माइनस टेम्परेचर 300 था, इनटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी थी? 20। इसको भी मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला किलो कैलोरी में है, इधर वाले को भी मुझे किलो कैलोरी करना पड़ेगा। 3.3 माइनस 6, वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ? 4.7? नहीं 4.7 नहीं, 3.7। नहीं नहीं 2. कितना आएगी? 2.7 2.7। 2.7 नेगेटिव का किलो कैलोरी आ गया आंसर। ठीक है? आपकी स्क्रीन पे तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ गया। ये शायद जेई का है या फिर जेई का ही है। मतलब ये मत सोचना कि तुम्हारे नीट वगैरह में नहीं आएगा, कहीं पे भी टकरा जाएगा भाई। डेल्टा एस की वैल्यू आपको मैंने ये बताई थी, डेल्टा एस रिएक्शन का निकालना हो तो क्या होता है? डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। क्या आप बच्चे जानते हैं? डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। Yes मैम। और स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट उसके आगे रहेंगे, जो भी उसके Yes, ma'am. निकालो फिर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू। इस रिएक्शन के लिए पहले डेल्टा एस निकालोगे, डेल्टा एच गिवन है, फिर डेल्टा फिर हमें निकालना है कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी। क्या आप सबने ये पढ़ा है? डेल्टा जी इक्वल टू 0 क्या कब होता है? एट इक्विलिब्रियम होता है ना? कब होता है डेल्टा एट इक्विलिब्रियम पे? ठीक है, अब बताओ जल्दी डेल्टा एस की वैल्यू इसके लिए पहले मुझे। निकाल रहे? अरे नहीं निकाल रहे यार तुम तो। प्रोडक्ट क्या? 210.5 इंटू 2, मैम एक मिनट 191.4 प्लस 2049। किसी को समझ ना आया हो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? सबको पता है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है? यस मैम। सचिन आंसर निकाल दो बेटे, मुझे मल्टीप्लाई 5 2 10 की 0 1 1 4 2 1 माइनस 204.9 191। अरे आंसर तो है हमारे पास, तुम कर लेना। ठीक है, क्या निकल कर आया मेरा आंसर? नहीं दिया, अब आपको निकालना पड़ेगा। 24.7। 4.7
आ गया सबका 24.7। 24.7 वैल्यू आ गई किसकी बच्चे? डेल्टा एस की। हमें क्या निकालना है कि किस टेम्परेचर, अच्छा अगर हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखेंगे और उसने हमें टेम्परेचर नहीं दिया ना, हमें टेम्परेचर ही निकालना है, तो बच्चे डेल्टा जी को हम क्या कर देंगे, एट इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा? 0। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस रहेगा। टेम्परेचर निकालना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा ओ डिवाइड में डेल्टा एस। वैल्यू निकालो। डेल्टा एच की क्या है बच्चे? 180 किलो जूल, 180.8, और एस की वैल्यू क्या है? 24.7। मीनू बच्चे आप लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हो ट्यूशन? मीनू चलो आप बताओ, हो गया आंसर सॉल्व? अभिषेक कहाँ रह गए थे बेटा? 180.8, 24.7, ठीक है। क्या किया मैंने? 7.39 समथिंग। भाई टेम्परेचर की वैल्यू तो मेरे पास भी नहीं, आपको करनी पड़ेगी। ये किलो जूल है, याद रखना। ये क्या है बच्चे? किलो जूल है, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू। और जो डेल्टा एस की निकल के आई है वो जूल में आई है। डेल्टा एस की किस में आई है बच्चे? जूल। डेल्टा एस की वैल्यू किस में आई है? जूल में आई है। तो आप निकाल लोगे इसके लिए, टेम्परेचर की वैल्यू निकल जाएगी। मैम 7.31 आ रहा है इसका आंसर। चलो आपने बोल दिया, मैंने मान लिया। कितना? 7.31। 7.31 नहीं होगा बच्चे, ये किलो जूल है ना। मैम 731 हाँ, इसको मुझे किलो जूल है ना, ये ऊपर डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में और ये वाली जूल में है, तो मुझे इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, जिसका किलो जूल आ रहा है बता दिया मैंने, जिसका 7.31 आ रहा था हमें क्या, ओके मैम। इसको 730 केल्विन मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि रिएक्शन 731 केल्विन के अबव, इसके अबव, इससे अगर अबव रहेगा टेम्परेचर तो मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि इस टेम्परेचर पे तो इक्विलिब्रियम पे रहने वाली है। हमने डेल्टा जी इक्वल टू 0 माना था ना, इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे रहने वाली है, लेकिन इससे अबव में स्पॉन्टेनियस रहने वाली है। इससे अबव में क्या रहने वाली है रोशनी? ऋतिका स्पॉन्टेनियस रहेगी। ठीक है, रिएक्शन क्या रहेगी बच्चे? इससे अबव में स्पॉन्टेनियस रहेगी। अब ये वाला क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर, ये क्लास कितने बजे तक थी आपकी? 7 to 8 ना? भी है मैम 40 मिनट। हाँ, अरे नहीं, आज ना मेरी बैक टू बैक क्लास है, तो वैसे तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देती हूँ, लेकिन आज मेरी क्लासेस के बाद भी है, तो फिर मेरे को ध्यान ना रहे, क्या पता तुम मैं पढ़ाती चली जाऊँ, इसलिए वो बच्चे वेट करेंगे। फॉर अ रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A + B gives C, डेल्टा एच गिवन है। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, बस इसमें दोनों किलो जूल में दे रखे हैं, तो आपको इसमें आपको इससे 10⁻³ से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है ना, वो ज्यादातर किलो जूल में देता है और ये वाली वैल्यू को वो जूल में दे देता है। तो बच्चे 7.31 जैसे कि निकाला, पॉइंट में आंसर निकालेंगे, तो हम कहेंगे भाई ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, अब क्या होगा? तो या देख लेना ये किलो जूल में होगा। ठीक है भाई, निकल जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा इसमें। यस मैम। यस मैम। बढ़ गई मैं आगे, ये आपके लिए रख दिया ये क्वेश्चन यहाँ पर, एग्जाम कर लेना इसे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो, अब ये भी हो जाएगा, अभी इससे रिलेटेड आया था, बस इसमें डेल्टा एनजी डिफरेंस है। क्या आप मुझे बता रहे हो इसका आंसर? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच पहले हम निकालेंगे किससे? डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी से। डेल यू की वैल्यू गिवन है कितनी? -10.5। डेल्टा एन जी बताओ, तन्मय आप बताओ बेटा, डेल्टा एन जी इसके लिए। तन्मय डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं गैस के? 2। वेरी गुड। और रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 नहीं, देखो 3 3 गैस, तन्मय देखो 3
समझ में आया? क्योंकि गैस है, ये भी गैस है, हमें सिर्फ गैस देखनी होती है, लिक्विड सॉलिड होते तो नहीं देखते। कितनी आई वैल्यू? -1। यहाँ -1 पुट करा। आर की वैल्यू क्या रखेंगे? सब जूल में है, 8.314। और टेम्परेचर कहाँ है? ओह, मैंने तो टेम्परेचर लिखा ही नहीं। आपकी बुक का क्वेश्चन था भाई। कैलकुलेट प्रिडिक्ट द वेदर रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर क्या लें? 300 ले लेते आप। ऐसा कैसे हुआ? क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं, प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियस। और कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हो गया था मेरा। टेम्परेचर आप रख लो 300, ठीक है। अच्छा, ये बुक ना, ये क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है, इसमें टेम्परेचर नहीं गिवन था, लेकिन आपको जो क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में उसमें टेम्परेचर होगा, ठीक है बच्चे। 300 केल्विन मैंने टेम्परेचर लिया, डेल्टा एच की वैल्यू निकल जाएगी, डेल्टा एच की आ जाएगी तो डेल्टा जी की भी निकल जाएगी फिर। अच्छा, ये वैल्यू जो है किलो जूल में आएगी आपके पास, ठीक है। और जो ये मैंने किया है ना, ये 8.314 300, इस तरफ वाली वैल्यू किस में आ रही है बच्चे? जो इस तरफ वैल्यू है वो जूल में है। जूल में क्यों? नेगेटिव आई। हाँ, नेगेटिव तो आएगी, लेकिन जो इस तरफ वाली वैल्यू है बच्चे ये जूल में है, क्योंकि 8.314 जूल में होता है। और इस तरफ ये वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है? किलो जूल में। तो आपको इस किलो जूल में। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आंसर होगा, ठीक है। और फिर डेल्टा एस जो है वो आपका 44.1 है, ठीक है, निकल जाएगा आंसर, टेम्परेचर आ जाएगा और डेल्टा Yes. वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन देखो, क्या आप हेज़ल्स लॉ से रिलेट, अब देखो मेरी तरफ से थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट है, ठीक है। मैम, बस इसमें एक चीज रह गई। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक डाउट है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग वाले लेक्चर से है, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग वाले कौन से बताऊं? मैम जो वर्क प्रेशर, यस मैम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में जो एक्सपेंशन वर्क होता है उसमें वर्क रिवर्सिबल ग्रेटर क्यों होता है? रिवर्सिबल ग्रेटर होता है। मैम क्यों होता है? आप अपनी जो आपका फॉर्मूला होता है ना बेटे, वर्क डन इज इक्वल टू, आप दो प्रेशर और टेम्परेचर आपको गिवन है, ये फॉर्मूला बता दो जरा एक बार, क्या होता था? -nRT log V2 बाय V1, यहाँ 2.303 से मल्टीप्लीकेशन भी था, ठीक है। ये होता है वर्क डन, किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए होता है कि नहीं होता? यस मैम। और इरिवर्सिबल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है Px माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। अब आपके पास ना क्वेश्चन में बोला होगा इरिवर्सिबल भी निकालो, रिवर्सिबल भी निकालो, प्रेशर आपको दिया होगा। जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना सबकी, तो आप देखोगे रिवर्सिबल जो है वो ज्यादा आएगा। अब बताती हूँ कि क्यों। अगर ये तो बात हो गई फॉर्मूले से, अगर आप ग्राफ भी बनाओगे, कैसा ग्राफ बनता था? कोई मुझे बताएगा? प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा था रिवर्सिबल वर्क के लिए? हमारा जो ग्राफ बनता है वो ऐसे सा, हाइपरबोला। अरे नहीं, ये ऐसे ऐसा सा बनता हाइपरबोला। अरे यार, मुझे ना ड्राइंग बनाना नहीं आता, लाइन नहीं सीधी होती मेरे से, ऐसे करके कुछ बनता था, है ना? यस मैम। यस मैम। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, हर स्टेप में अगर मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ तो डायरेक्ट आएगा, लेकिन अब जब मैं रिवर्सिबल में क्या होता है बच्चे, मैं पहले इतने का निकालती हूँ, मतलब हर एक स्मॉल एरिया का निकाल रही होती हूँ, है ना? तभी तो मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, मैंने बताया था ना, स्मॉल स्मॉल एरिया का निकालते हैं तो हम पी इसको फिर इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर इंटीग्रेशन करके हम ये फॉर्मूला निकालते हैं, करते हैं ना इंटीग्रेशन। तो यस मैम। रिवर्सिबल प्रोसेस में वैसे भी क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सपेंड, वो एक्सपेंड हुआ, फिर दोबारा से उतना ही हो गया, फिर दोबारा एक्सपेंड हुआ, फिर उतना ही हो गया, फिर एक्सपेंड हुआ, फिर दोबारा से क्या होता है, प्रेशर उतने, काम धीरे धीरे होगा। अब जब काम धीरे धीरे होगा तो बच्चे उसमें वर्क जो है मुझे ज्यादा लगेगा, वर्क क्या लगेगा करने में, ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, बार बार वापस आ जा रहा है, बार बार से धक्का मारे थोड़ा सा, फिर वो वहीं स्टेबल, फिर दो, मतलब मुझे काम को थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ रहा है। अगर इसको आप नॉर्मली अपने डेली लाइफ से भी देखें तो काम जब धीरे धीरे मुझे करना पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, काम वर्क मेरा जो है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है, याद मैम रहेगा। और हाँ पूछो। मैम कंप्रेशन में वर्क इरिवर्सिबल ग्रेटर क्यों होता है फिर?
किसने कहा इरिवर्सिबल ग्रेटर होता है? मैम कंप्रेशन में। नहीं 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 नहीं, इसके यही है फॉर्मूला, यही है दोनों के लिए, बस साइन चेंज हो जाता है कंप्रेशन, और वो भी ये डेल्टा वी जो चेंज होएगा, आपकी V2 V1 चेंज होएगा, उसकी वजह से जो साइन चेंज होगा ना, वो अपने आप आपके आंसर में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ फॉर्मूले में चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। कंप्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला था? nRT log V2 by V1 था, या फिर Yes, ma'am. माइनस nRT log V1 by V2 था, ठीक है। ठीक है, मुझे कंप्रेशन का नहीं पता भाई, कंप्रेशन में भी सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। अब मैं आपको वो दूसरी चीज बताने वाली थी, भी रुको, आते हैं इस वर्क डन पे भी, आइसोबारिक और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए किया था ना ये। यस मैम। अब जरा मुझे पहले ये आप जो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसे कर सकते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH हैज दिस लॉ का क्वेश्चन है। हो सकता है क्या ये क्वेश्चन आपसे? बताओ, समझाना है? हाँ भाई बिल्कुल डरो मत, यस बोलो, यस बोलो भाई, तभी तो करवाऊंगी। कोई भी नहीं बोल रहा मतलब नहीं करवाना। यस मैम। यस लोग है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है मुझे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इसका इक्वेशन लिखूंगी तो क्या होगी, यानी कि मुझे किसके लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बच्चे? 1 मोल के लिए, ठीक है, ठीक है, 1 मोल के लिए, और उतने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनी थी, कार्बन से बना होना चाहिए, H2 से बना होना चाहिए, O2 से बना होना चाहिए ये, तब हमारा CH3OH 1 मोल बना होना चाहिए। बैलेंस करो, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 तो यहाँ 4, ऑक्सीजन 1 तो 1/2, यानी कि मुझे एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन के लिए निकालना है। और गिवन मुझे क्या क्या है ऊपर, ये 3 मुझे गिवन है। मुझे इन तीनों इक्वेशन को उल्टा सीधा जैसे भी करके क्या लाना है, ये लेकर आना है। ये कैसे आएगा? CH3OH इस साइड है, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, इस साइड हो जाएगा, तो कर देते हैं इसको हम रिवर्स। CO2 प्लस H2O गिव्स CH3OH प्लस 3/2 O2, और इधर एंथैल्पी को भी क्या कर दूंगी बच्चे, 726 किलोजूल पर मोल। क्या किया मैंने? एंथैल्पी को रिवर्स कर दिया, जब क्योंकि रिएक्शन क्या करी, रिवर्स कर दी। इकरा यहाँ तक दिक्कत? लावण्या? नो मैम। चीनू रोहिला? यस मैम। ठीक है बच्चे, रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे CH3OH इस तरफ चाहिए था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना था, रिएक्शन लिखना आना चाहिए तभी आगे सॉल्व हो पाएगा। फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल होना चाहिए और अपने कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना होना चाहिए। हाइड्रोजन का कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, कार्बन का ग्रेफाइट वाला C होता है, ठीक है। इसमें अब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कितने चाहिए रिएक्शन में? इधर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन कितने चाहिए? 1 चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसा कैसे लिख दो, कार्बन यहाँ O2 थोड़ा इधर हो गया, CO2, ठीक है। H2 कितने चाहिए? 2 चाहिए। ये वाली रिएक्शन को क्या करूंगी बच्चे, किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी नीचे वाली, हाँ, तो ये 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, तीनों रिएक्शन को ऐड कर दो। अच्छा, -286 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्यों करूंगी? क्योंकि मैंने वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी करूंगी, ठीक है। अब तीनों रिएक्शन को ऐड कर दो, CO2 से CO2 कैंसिल, H2O से, रिएक्शन में हाफ O2 है ना, हाँ, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अरे हो क्या बच्चे, पूछो क्या हाफ O2 है, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो O2 आ गया वो, ठीक है। ये रिएक्शन में ना यहाँ पर में हाफ O2 है तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? मुझे हाफ थोड़ी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना, H2 चाहिए। मैं H2 को देख रही हूँ, मैं O2 को नहीं देख रही अभी, क्योंकि O2 मेरे ऊपर वाली रिएक्शन में भी है, तो मैं भी H2 देख रही हूँ, क्योंकि H2 और कहीं नहीं है ना। मुझे H2 को कितना बनाना है? H2 को नहीं, मुझे 2H2O को। ये वाटर यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स, वाटर कितने थे बच्चे? यहाँ पे 2 थे, मैंने यहाँ 2 अभी लगाया क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत उतारा हुआ था, ठीक है। और बैलेंस भी करोगे तो यहाँ 2H2 आएगा, जो 2H2 चाहिए थे, तो मैंने इसलिए इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे 2H2O चाहिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड 1 ही चाहिए थे तो 1 ही था, तो नहीं किया कुछ। यहाँ H2O कितने चाहिए थे? 2 चाहिए, 2 चाहिए ना। और इधर देखो, ये वाली रिएक्शन देखो, तुम सब लोगों ने ना मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। ये देखो इधर, ये रिएक्शन चाहिए ना हमें, ये वाली रिएक्शन चाहिए ना,
यस तो इस वाली रिएक्शन में देखेंगे हम कि मुझे ये 2H2 चाहिए था। O2 को मैं इसलिए नहीं कंसीडर किया क्योंकि ये 1/2 था, तो तुम कहते कि भाई मुझे नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हाँ ऑलरेडी O2 इधर भी था मेरे पास, तो इसलिए मैंने कहा ये तो कहीं ऊपर से बैलेंस हो जाएगा। H2 तो सिर्फ यही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। H2 2 चाहिए थे तो 2 से इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया। जब 2 से किया तो ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो गई। पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुई तो H2O इधर भी था। इधर कितने H2O थे? 2 H2O थे। 2 H2O है ना ये। 2 H2O से 2 H2O कैंसिल, CO2 से CO2 कैंसिल, और बचा क्या मेरे पास? मैं दूसरे पेज पे जाऊंगी ना, मुझे सब दोबारा उतारना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। अब बचा क्या क्या मेरे पास बच्चे? कार्बन, और मुझे बताते जाओ क्या क्या बच गया तीनों इक्वेशन में। इस साइड क्या क्या बचा है? कार्बन प्लस 2H2 ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कितने? 2O2। यस मैम। अरे यस मैम कहा, तुम सबने मेरे को सारा का सारा गलत करवा दिया, पता नहीं क्या क्या बोल के। दोबारा करें इसे? H2O2 कितने हैं? 2। अरे हाँ ठीक है 2O2 गिव्स, क्या बचा दूसरी साइड? क्या बचा बच्चे? CH3OH CH3OH। और प्लस 3/2O2। ये बच गया ना दूसरी साइड। ये दूसरी Yes, साइड ma'am. वाला O2 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन प्लस 2H2 प्लस 1/2 O2 हो जाएगा, और CH3OH। मुझे यही रिएक्शन मिल गई ना, यही वाली रिएक्शन। मैं Yes, ma'am. 2O2 में से माइनस करूंगी क्या? 3/2 का O2, तो क्या आएगा? 4O2 माइनस 3 अपॉन में 2, तो आंसर आ जाएगा कितना? 1/2 O2। लो जी भाई, मैथ का क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। लवली, ठीक है बच्चे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तीनों रिएक्शन को ऐड किया, इधर वाली को भी ऐड किया। दोबारा समझाना है तो जल्दी से बताओ। इकरा, दिनेश, मेरे समझ में आ समझ में आ No, गया? ma'am. लैबा, पलक, क्या कह रहे हो? Yes, ma'am. समझ में आ गया। Ma'am, आगे. ठीक है यस मैम समझ में आ गया। ठीक है। अब फटाफट से एक, अरे एक मिनट मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन ना छूट गया इस बार का। जैसे मैंने नहीं छूटा है ये आंसर, पता है मैं तुम्हारे को स्लाइड भेजूंगी तो तुम ये पता लगा लोगे आंसर किस वाले क्वेश्चन का होगा। नहीं चलो मैं ठीक करके भेजूंगी। ये वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी हो जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा एस निकालना है। सारे बच्चे कर लेंगे। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी की क्या है? 75.312, डेल्टा एच कितना गिवन है? 276.144 माइनस टेम्परेचर 298, डेल्टा एस निकालना है। निकल जाएगा। इसको इधर ले जाऊंगी, माइनस कर दूंगी, इधर वाले को डिवाइड करूंगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे निकालो। किस पे निकालो? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को 298 केल्विन नहीं रखना, क्या रखना है? इक्विलिब्रियम पे निकालना है। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। यस मैम। डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा, और फिर आप क्या करोगे? टेम्परेचर निकालने के लिए टी डेल्टा एच डिवाइड में टी डेल्टा एस करोगे, टेम्परेचर आ जाएगा। Yes, ma'am. किसी को दिक्कत? किसी एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं? हाँ मैं फिर से बता दूं। मीनू बेटा बताओ, दोबारा बताऊं? यस मैम। मीनू मैं ये कह रही हूँ, देखो आप डेल्टा बहुत जी। फास्ट चल रहे हो, थोड़ा स्लो स्लो कराओ। अच्छा ठीक है, ये अच्छा किया बच्चे आपने मुझे बता दिया कि मैंने थोड़ा ये फास्ट करवा दिया। अब देखो मेरे क्वेश्चन में डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, मुझसे डेल्टा एस पूछा है 298 केल्विन पे। आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा, आप जब भी डेल्टा जी देखें तो ये वाला फॉर्मूला वहां पे लिख लें। उसके बाद आपने डेल्टा जी की वैल्यू लिखी 75.312। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डेल्टा एच की वैल्यू लिखी 276.144। ठीक है, माइनस टेम्परेचर रखा 298, और डेल्टा एस मुझे निकालना है, तो वो ऐसा का ऐसे ही रहा। अब इसको 75.312 को, जिन बच्चों ने समझ में आ गया वो जरा करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। इसको इधर लेके गई बच्चे, मैंने इसे माइनस किया, इधर क्या बच गया? 298 डेल्टा एस। ये माइनस क्यों किया इधर जाके पता है? मीनू, लावण्या, लवली, कृतिका, समझ में आए बच्चे कि मैंने इसे माइनस क्यों किया? अब आप माइनस करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है बच्चे? 201 समथिंग। सचिन, दिनेश, तुम दोनों की जिम्मेदारी, जल्दी बताओ आंसर माइनस करके।
276.144 को 75.312 से माइनस करना है। 11 में से 3 माइनस किया कितना आएगा? 8 0 0 200.8 200.8 आंसर आया। माइनस 298 डेल्टा एस। अब डेल्टा एस निकालना है तो क्या करूंगी? 200.8 को डिवाइड करूंगी किससे? मैम हाँ, मैम नहीं होगा कुछ नहीं, गलत है। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। फ्रैक्शन की टर्म में नहीं, फ्रैक्शन की टर्म में नहीं आएगा। टेम्परेचर आएगी, वैल्यू आएगी उसकी बच्चे कोई। ये आ गया 0.674। एंट्रोपी निकाल रहे थे ना, सॉरी, हम एंट्रोपी आ गई सबके पास, आ गई 0.674 298 से डिवाइड करने के बाद। यस मैम। यस मैम। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस मैम। यस मैम। अरे मुझे लगा क्लास डिसमिस हो गई, बच्चे गायब हो गए, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। मेरा मैम ओपन आज क्लास हो गई? बेटा, मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज करवानी थी, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर। अगर तुम ग्राफ के बारे में तुम्हें पता है, अपने जो भी इसके ग्राफ होते हैं वो सब पता है तुम्हें? एडियाबैटिक नहीं। के लिए और नो उसके वही करवाने की सोच रही थी मैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा ये देखो, ये आ गया बच्चे, डेल्टा एस की वैल्यू आ गई आपके पास। अब उसने बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन पे टेम्परेचर निकालो। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो मैम डेल्टा आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ओ ओ ओ स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके 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 ओके। तब दिख रही है? नो मैम। अरे नो नहीं शेरवी, नो मैम। अब यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है कब? इक्विलिब्रियम पे। डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो गया इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि जी तो 0 हो गया। अब मुझे टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर निकालना है, डेल एच की वैल्यू आपको गिवन है 276। लवली, लावण्या, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है 276। डेल्टा एच की मैंने निकाली, ऊपर से वैल्यू पुट करी, टेम्परेचर आ गया। मैं बताऊंगी कि इक्विलिब्रियम पे मेरा टेम्परेचर 409.7 होगा, क्योंकि उसने मुझसे इक्विलिब्रियम पे पूछा था। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू को मैं 0 रखूंगी और डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? लावण्या आप बताओ। लवली, यस मैम। बच्चे एक बार देखना इस क्वेश्चन को, जो जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से पुट करना, फिर भी ना समझ आए नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? ओके मैम। अब देखो, एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं गंदी सी राइटिंग में। प्रेशर वॉल्यूम, क्या मुझे आप बता सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक में ग्राफ कैसा होता है बच्चे वर्क डन का? प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ये लाइन वॉल्यूम, ये प्रेशर। अब बनिए सीधी थोड़ा सा आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक में क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब जो वॉल्यूम अगर 2 था तो 2 ही है, ठीक है? और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ किसके लिए? आइसोबारिक के लिए ऐसा हो जाएगा, आइसोबारिक के लिए। यस और मैम। ये है आइसोकोरिक के लिए। तो क्या आप सभी को दिख रहा है? आइसोबारिक में प्रेशर में ग्राफ ऐसा, आइसोकोरिक में ऐसा, और एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए कैसा होता है? ऐसा और ऐसा। अगर ये दो ग्राफ आपको दिए रहेंगे इस तरीके से, तो जो ऊपर वाला होगा वो आइसोथर्मल के लिए होगा और नीचे वाला एडियाबैटिक के लिए होगा। एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है ना, वो एकदम खड़ा ऐसे होता है, ठीक है? मतलब कि नीचे वाला जो ग्राफ है उसके लिए स्लोप जो है ऐसे खड़ा एकदम। आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना, मेरे से नहीं बन रहा इस पे। ओके मैम। समझ में आ गई बच्चे? एडियाबैटिक के लिए नीचे रहेगा, आइसोथर्मल के लिए ऊपर वाला रहेगा, आइसोबारिक के लिए इस तरीके से रहेगा, और आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम के ऊपर से लाइन,
और आइसोबारिक के लिए ऐसे। अब इसमें एरिया कवर्ड सबसे ज्यादा किसके लिए हो रहा है बच्चे? आइसोबारिक में एरिया कवर्ड जो है वो ज्यादा है। आइसोबारिक में क्या है बच्चे? एरिया कवर ज्यादा है ना। तो आइसोबारिक का वर्क डन क्या होता है? एरिया कवर्ड इन प्रेशर वॉल्यूम के जो ग्राफ में एरिया कवर्ड होता है ना, वही क्या होता है उसका? वर्क डन होता है। वही क्या होता है बच्चे? वर्क डन होता है। ठीक है, तो आइसोबारिक का वर्क डन सबसे कम किसका वर्क डन रहेगा? आइसोकोरिक का। आइसोकोरिक। 0 एकदम, ठीक है ना, कोई वर्क नहीं दिख रहा इसमें। तो आइसोकोरिक के लिए सबसे कम, आइसोबारिक के लिए वर्क डन सबसे ज्यादा। और इन दोनों ग्राफ में बताओ सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? आइसोथर्मल का या एडियाबैटिक का? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल ने ज्यादा एरिया कवर्ड करा है यस मैम। एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। ठीक है, यस मैम। आइसोबारिक का सबसे ज्यादा, फिर आइसोथर्मल क्वेश्चन आता है इसलिए करवा दिया, और फिर एडियाबैटिक, और सबसे लास्ट में वर्क डन किसका सबसे कम? आइसोकोरिक का। समझ में आ गया? इसी नोट पे Yes, ma'am. खत्म करते हैं। मेरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया है। रिकॉर्डिंग को स्टॉप